चार्टर अधिनियम 1793 के हिसाब से इसके अनुसार भारतीयों के अधिकारों, व्यक्तित्व और संपत्ति को संबोधित करने के लिए एक नियमित विनियम संहिता शुरू की गई। ठीक है। मेरा अगला टॉपिक है गति, यानी कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, इसी नियम के अनुसार ये सब बात बोली गई। अगला नियम है चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया। फिर भाई चार्टर अधिनियम 1813 स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला है हमारे पास चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये सब याद रखना। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों को शामिल करने के लिए पुनर्गठित किया गया, जिसमें चौथे सदस्य के पास सीमित शक्तियाँ थीं। गवर्नर जनरल के पास भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर विधायी शक्तियाँ थीं। इस अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। इससे पहले तो दिया था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एकाधिकार दिया था चाय और चीन के साथ, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है मतलब चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अगला क्या है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक भारतीय विविध आयोग की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को जन्म, रंग या धर्म या नस्ल के बजाय योग्यता के आधार पर सरकार की सेवा में प्रवेश करने की अनुमति दी। अगला है हमारे पास चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है। इस अधिनियम में कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के लिए कोई समयावधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। ठीक है। अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग कर दिया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। विधान परिषद की स्थापना की गई, जिससे भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के कारण 1854 की मैकाले समिति के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा ICS का निर्माण हुआ। ICS खुली प्रतिस्पर्धा और योग्यता पर आधारित है, जिससे यह भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। इस अधिनियम ने बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की अनुमति दी। ठीक है, इसे गवर्नर जनरल की भूमिका से अलग कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव को चिन्हित किया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव का पद स्थापित किया, जो भारत के प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था।
इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसने भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता पर आधारित होनी थी। अगला नियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मॉडल मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। वो है भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड मॉडले और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश संसद में 1909 के सुधारों की घोषणा की। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में विस्तार किया। केंद्रीय विधान परिषद में अब सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। इसने विधान परिषदों के लिए चुनावों की शुरुआत की, जिससे सीमित संख्या में भारतीयों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल गई। भारतीयों को भारत के राज्य सचिव, वायसराय और बॉम्बे और मद्रास की कार्यकारी परिषदों का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। प्रांतीय परिषदों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने भारतीय समाज में विभाजन की आधिकारिक नींव रखी। इसी कारण से मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगला अधिनियम हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार लागू करने का एक प्रयास था। इसे भारत के राज्य सचिव सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखते हुए शासन में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना था। द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतीय स्तर पर शासन की दोहरी प्रणाली द्वैध शासन की शुरुआत की गई। विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित में आ जाते हैं कानून और व्यवस्था, वित्त, ठीक है। स्थानांतरित में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, जिसमें लगभग 70% सदस्य निर्वाचित हुए। द्विसदनीय विधानमंडल। निचले सदन केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद के साथ द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद को अधिक शक्तिशाली और प्रतिनिधि बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग किया गया। इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला है हमारे पास साइमन कमीशन 1927। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह था। इसे 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक प्रणाली की समीक्षा करने और आगे के सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना और भारत में संवैधानिक सुधारों की ज़रूरतों पर रिपोर्ट तैयार करना। आयोग का भारत में बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ठीक है। इससे अगला हमारा रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं।